हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है और इसके एक्सप्रेशन का रेगुलेशन का मीन्स क्या है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज जीन। तो आप लोगों को ये पता है कि मेंडल ने एक टर्म यूज़ की थी। मेंडल ने क्या यूज़ किया था? फैक्टर यूज़ किया था, ठीक है। इसी के बाद इन्हीं फैक्टर्स को ही क्या टर्म दी गई थी? जीन का नाम दिया गया था। एंड द टर्म जीन वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट नोन एज जॉनसन। एक साइंटिस्ट थे जॉनसन नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने जीन के बारे में बताया था। एंड एग्जैक्टली व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा जीन को? तो इन्हीं जॉनसन ने ही जीन की टर्म को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? जीन इज द elementary unit of inheritance, elementary unit of inheritance that is assigned to a particular trait, that is assigned to a particular trait। एक पर्टिकुलर ट्रेट का, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक्सप्रेशन होती है, उसकी जो यूनिट होगी जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करती है, उस एलिमेंट्री यूनिट को हमने क्या नाम दिया है? दैट इज नोन एज जीन। अब जीन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जीन एक्सप्रेस अगर करेगा, सपोज करो कि किसी जीन ने एक्सप्रेस किया तो उसने अपना प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया और उस प्रोडक्ट का जो पर्टिकुलर फंक्शन होगा वो काम करेगा। अब हमें एक टाइम पे सारे के सारे जीन तो हम नहीं कर सकते कि एक्टिवेट होने चाहिए। सपोज करो कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डेवलपमेंटल जीन की बात करते हैं। हम इनकी बात करते हैं, डेवलपमेंटल जीन्स की बात करते हैं। अब आपको पता है कि जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस में बेटा सारे ऑर्गन एक टाइम पे सिंथेसाइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हार्ट की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद मान लो आई की फॉर्मेशन हुई, फिर जाके सबसे लास्ट के अंदर हेयर्स की फॉर्मेशन होती है, नेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हार्ट को बनाने वाले जीन्स एक्टिवेट हुए। एक बार हार्ट की सिंथेसिस हो गई, फिर उन जीन्स को क्या कर दिया गया? इनएक्टिवेट कर दिया गया। फिर आई की डेवलपमेंट करने वाले जीन्स एक्टिवेट हुए, फिर हेयर्स की डेवलपमेंट करने वाले जीन्स एक्टिवेट हुए। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि अब इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तो वही वाला पर्टिकुलर जीन्स क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, उसी को एक्सप्रेस होना पड़ता है और बाकी सारे जीन्स को क्या करना पड़ता है भाई? इनएक्टिवेट करना पड़ता है। तो हम जीन के एक्सप्रेशन का मतलब देखें तो क्या होता है? इट इज़ द मैकेनिज्म एट द मोलिकुलर लेवल जिसके बिहाफ पे जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझें या जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का मतलब समझे तो एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? जीन एक्सप्रेशन इज द mechanism at the molecular level, gene expression is the mechanism at the molecular level by which a gene express itself in the phenotype of an organism। एक ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को दिखाने के लिए उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जीन्स का एक्सप्रेशन होना जरूरी होता है। और द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन है दैट इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इसका जो मैकेनिज्म है वो किसको इन्वॉल्व करता है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे और हम ये देखेंगे किस तरीके से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो बेटा जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है वो अगर हम यूकेरियोट्स में देखें तो बहुत सारे लेवल होते हैं जिनके ऊपर जीन्स को एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाएगा, जिनमें से सबसे पहला आता है
ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। दूसरा, जब एक बार एमआरएनए बन जाए उसका ट्रांसपोर्ट हो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो दूसरा, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब एमआरएनए कब ट्रांसपोर्ट हो, टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, कहाँ से कहाँ भाई, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस टाइम पे उसको रेगुलेट किया जाए, या फिर स्प्लाइसिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, और वी कैन से स्प्लाइसिंग के टाइम पे, या फिर भाई उनको ट्रांसलेशन के टाइम पे। ट्रांसलेशन जब क्या हो रहा होता है, जब आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, या फिर उस टाइम पे रेगुलेट किया जाए। ये अलग अलग लेवल होते हैं जिन पे हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं या इनएक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये तो बात थी यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो मैक्सिमम रेगुलेशन है वो इसी टाइम पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। और ट्रांसक्रिप्शन के भी कौन से लेवल पे, जब इस ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होना होता है उस टाइम पे जीन्स का रेगुलेशन होता है। किसके केस में, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के केस में। अब हम देखेंगे कि रेगुलेशन कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। तो मेनली जीन एक्सप्रेशन 3 टाइप का होता है, जीन एक्सप्रेशन मेनली 3 टाइप्स का होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन, इंड्यूसिबल। दूसरा होता है भाई कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव, एंड थर्ड वन इज रिप्रेसिबल जीन एक्सप्रेशन। अब बेटा कुछ जीन तो ऐसे होते हैं जो हमेशा इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको इंड्यूस किया जाता है एक्टिवेट होने के लिए। समझ में आई बात, मतलब यूजुअली वो इनएक्टिवेट फॉर्म में मिलेंगे जब तक कि हम उन्हें इंड्यूस ना करें। कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका कोई रेगुलेशन ही नहीं है, वो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 1-2 घंटे के लिए सांस लेना बंद कर सकते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो लेते हैं हम, उसको ऑक्सीडाइज करने वाले एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो 24 आवर्स बनते रहते हैं। अगर वो बंद हो जाएंगे तो हमारी बॉडी की सारी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में वो इनहिबिट हो जाएगी। दैट्स वाई वो जीन्स कैसे होते हैं, वो कंस्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं। दैट मीन्स कि उनका एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूटी में रहता है, उनको ना तो बंद करने की जरूरत ना उनको शुरू करने की जरूरत। और एक होता है रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन वो होते हैं जिनको स्टॉप कराने के लिए हमें उनको रिप्रेस करना पड़ता है, अदरवाइज वो अपनी फॉर्मेशन कंटिन्यू रखते हैं, वो सिंथेसाइज होते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन कौन से होते हैं, ये वो वाले जीन्स होते हैं विच आर इंड्यूस्ड टू एक्टिवेट देमसेल्फ। ये क्या क्या कहते हैं, दे आर इंड्यूस्ड टू एक्टिवेट, उनको एक्टिवेट करने के लिए इंड्यूस्ड किए जाते हैं। कंस्टिट्यूटिव जीन्स कौन से होते हैं, विच डू नॉट हैव रेगुलेशन, जिनका कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता है। और रिप्रेसिबल जीन कौन से होते हैं भाई, ये वो वाले जीन्स होते हैं विच आर ऑलवेज इन एक्टिवेटेड फॉर्म, और उनको रेगुलेट करने के लिए दे शुड बी रिप्रेस। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन एक्टिवेटेड फॉर्म, वह हमेशा एक्टिवेट रहेंगे अनटिल और अनलेस दे आर इनएक्टिवेट और दे आर रिप्रेस। जब तक कि उनको रिप्रेस ना किया जाए तब तक वो हमेशा कैसे रहेंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रहेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं मीनिंग यहाँ पे, या जीन के एक्सप्रेशन भी 3 टाइप के होते हैं। अब मैं बताऊँ आपको रेगुलेशन, इसके अलावा जीन के एक्टिविटीज के बिहाफ पे, स्टॉप द एक्टिविटीज के बिहाफ पे रेगुलेशन है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव कंट्रोल और एक होता है बेटा पॉजिटिव कंट्रोल। जीन के रेगुलेशन में 2 मैकेनिज्म होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला आता है नेगेटिव कंट्रोल और एक होता है पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल, तो नेगेटिव कंट्रोल में क्या किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेगुलेटरी जीन्स विल शट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। इसमें क्या होगा,
कि रेगुलेटरी जीन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर जीन्स को इनएक्टिवेट करके रखता है। कहने का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव कंट्रोल के अंदर जो ये वाले जीन्स होते हैं ना, इंड्यूसिबल जीन, जो हमेशा नॉर्मली इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रहते हैं, उनको इंड्यूस करके एक्टिवेट कराने पड़ते हैं। वो कौन से जीन होते हैं? वो नेगेटिव कंट्रोल के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं नेगेटिव कंट्रोल के अंदर? क्योंकि जो प्रोडक्ट है रेगुलेटरी जीन्स का, द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन is always kept the genes in inactivated form। वो हमेशा जीन्स को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखता है। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? दे आर एक्टिवेटेड बाय द, उनको किसके द्वारा एक्टिवेट करना पड़ता है? एक्टिवेटेड बाय द इंड्यूसर, कुछ इंड्यूस करने वाला चाहिए होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव कंट्रोल में कौन से जीन आएंगे? जो इंड्यूसिबल जीन होते हैं। और बेटा पॉजिटिव कंट्रोल में कौन से जीन आते हैं? जो रिप्रेसिबल जीन होते हैं। रिप्रेसिबल जीन्स कौन से जीन्स होते हैं? मैंने क्या बताया कि वो हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे जब तक कि हम उन्हें क्या ना कर दें, इनएक्टिवेट ना कर दें। तो पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर क्या आएंगे? जो रेगुलेटरी जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट करके रखता है जीन्स को। इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे तो रेगुलेटरी जीन्स का प्रोडक्ट है वो उनको इनएक्टिवेट करके रखता था, जबकि यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स प्रोडक्ट ऑलवेज एक्टिवेट द जीन्स, वो जीन्स को एक्टिवेट करके रखता है। वो हमेशा एक्टिवेट रहेंगे ऐसे जीन्स जब तक कि उन्हें क्या ना किया जाए, उनको सप्रेस ना किया जाए, उनको रिप्रेस ना किया जाए, वो तब तक क्या रहेंगे? एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे जीन्स कौन से मैकेनिज्म के अंदर आते हैं? पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। तो ये तो जनरल सी बातें थी बेटा इसके जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन और रिप्रेसिबल जीन, इंड्यूसिबल जीन एंड कंस्टिट्यूटिव जीन्स। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हमें स्टडी करना है प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? देखो सपोज करो कि एक बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम है, वो क्या करता है? वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। सपोज करो कि हमें और ज़्यादा लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं करना, तो हमें और ज़्यादा बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? उन जीन्स को हम इनएक्टिवेट कर देंगे जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएंगे। तो इसलिए हमें उस मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, हमें हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कुछ जीन्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट कर सके और कुछ जीन्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सके? इनएक्टिवेट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोकैरियोट्स में मेनली स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेनली सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में गिवन है कि किस तरीके से जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। और आपको मैंने बताया था बेटा प्रोकैरियोट्स में जो mRNA होता है दैट इज पॉलीसिस्टेनिक mRNA, कि एक ही टाइप के mRNA से बहुत अलग अलग टाइप के क्या बनाए जा सकते हैं? प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो हम डिस्कस करेंगे ई कोलाई के अंदर। ठीक है, ई कोलाई के अंदर हम ओपेरॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? ओपेरॉन के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है या ओपेरॉन का मतलब क्या होता है। ओपेरॉन का जो कंसेप्ट था वो दो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। कौन कौन थे भाई? वो जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, जैकोब एंड मोनार्ड ने 1961 में ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था। ओपेरॉन कंसेप्ट या ओपेरॉन सिस्टम को हम मेनली क्या कहते हैं? इट इज द ग्रुप ऑफ जीन्स दैट हैव ए सिंगल प्रोमोटर, जिनका एक सिंगल यूनिक प्रोमोटर होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ जीन्स को हम क्या नाम देते हैं? ओपेरॉन नाम देते हैं। अगर हम बात करें कि ओपेरॉन के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ओपेरॉन में कौन कौन से डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेटा ओपेरॉन एक जेनेटिक मटेरियल का ही एक ऐसा पार्ट होता है जो एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारे जीन्स हैं, लेकिन ये सारे ही जीन्स एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, जहाँ पे रेगुलेटेड यूनिट, जहाँ से इनको एक ही सिंगल प्रोमोटर से हम क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं।
अगर हम ओप्रोन के अंदर देखें कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के जीन्स इस ओप्रोन सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या होंगे भाई? स्ट्रक्चरल जीन्स। इसके बाद इसमें होते हैं प्रोमोटर जीन्स। तीसरे होंगे इसमें ऑपरेटर जीन्स एंड एक होते हैं इसमें रेगुलेटर जीन्स या रेगुलेटरी जीन्स। ये डिफरेंट टाइप के 4 टाइप के इसमें जीन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होते हैं, क्या काम होता है इनका? तो ये वो वाले जीन्स होते हैं जो एक्चुअली सिंथेसाइज करते हैं एमआरएनए, और वो एमआरएनए एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स और द एंजाइम्स। तो these are the enzymes, these are the genes which actually undergo the ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो रियल में ट्रांसक्रिप्शन के अंडरगो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एंड काज द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए। और फिर ये वाले एमआरएनए कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दीज एमआरएनए control the metabolic activities by the synthesis of proteins और enzymes, या तो प्रोटीन्स बना करके या एंजाइम्स बना करके एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं ये वाले एमआरएनए। और ये एमआरएनए बने कैसे? इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे जो मेन एंजाइम्स हैं जो रियल में वास्तव में जिनका ट्रांसक्रिप्शन करवाना होता है वो यही स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन्स अलग अलग ओप्रोन के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम लैक्टोज ओप्रोन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अगर लैक ओप्रोन के बारे में बात करें तो लैक ओप्रोन में जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे वो कौन कौन से होंगे? लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, हम एक बार इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। सपोज करो कि मैं तो आपको जर्नल एक ओप्रोन के बारे में बता रही थी कि ओप्रोन के ये सब जीन्स होते हैं, लेकिन उनमें ही अगर हम लैक ओप्रोन की बात करते हैं तो उसमें लैक जेड और वाई और ए ही स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। बाद में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे। अच्छा, सेकंड जो जीन्स बताए मैंने स्ट्रक्चरल जीन के बाद, वो कौन से जीन बताए भाई? ऑपरेटर जीन्स। कौन से जीन्स होते हैं भाई? ऑपरेटर जीन्स होते हैं। ऑपरेटर जीन्स बेटा किसको ऑपरेट करते हैं? ये डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ द एमआरएनए जो स्ट्रक्चरल जीन से बनते हैं। अगर ये ऑपरेटर जीन एक बार स्विच ऑफ कर दिए गए तो इनकी फॉर्मेशन भी नहीं होगी इन एमआरएनए की। तो कहने का मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो ऑपरेटर जीन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन्स हैं ये किसको कंट्रोल करते हैं? दे कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए बाय द स्ट्रक्चरल जीन। कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो एमआरएनए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, दैट्स डिपेंड ऑन द ऑपरेटर जीन। इफ ऑपरेटर जीन, अगर ऑपरेटर जीन्स है दैट कैन बी स्विच्ड ऑफ, या फिर इफ ऑपरेटर जीन इज स्विच्ड ऑफ बाय द, अगर हमने ऑपरेटर जीन को स्विच ऑफ कर दिया है किसकी हेल्प से? बाय द रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर लगा के उनको इनएक्टिवेट कर रखा है तो एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस पे इंड्यूसर लगा दें, अगर इंड्यूसर लगा के हम ऑपरेटर को एक्टिवेट कर दें तो वो एमआरएनए की फॉर्मेशन को अलाउ करेगा। इट विल काज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो दूसरे जीन कौन हुए भाई? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन मेन क्या है? करता धरता है,
इसको कंट्रोल करने वाले किसके, ट्रांसक्रिप्शन को, स्ट्रक्चरल जीन्स के। कि स्ट्रक्चरल जीन काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कौन कहेगा भाई, ये ऑपरेटर कहेगा। फॉर एग्जांपल हम एक फैमिली में रह रहे हैं, हमारी फैमिली में काम करने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे कब काम करेंगे, जब हमारे बड़े उनको कहेंगे। सपोज करो कि हमारे दादा दादी ने ऑर्डर दे दिया कि बेटा ये काम नहीं होना है, तो तुम क्या उनके अगेंस्ट जाके काम करोगे? अगर अच्छे बच्चे हो तो नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब ऑपरेटर कौन हुआ, हमारे दादा दादी, और हम तो क्या हुए, तो काम करने वाले। दैट मीन्स की वी आर स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, अब बात आती है तीसरे जीन्स। थर्ड जो जीन्स आएगा वो कौन सा जीन होगा, दैट विल बी प्रोमोटर। थर्ड जीन कौन सा होगा भाई, प्रोमोटर। और प्रोमोटर के तो भाई नाम से ही क्लियर है, थर्ड जीन जो है प्रोमोटर, प्रोमोटर के नाम से ही क्लियर है कि प्रोमोटर एक साइट की तरह काम करता है जिसके ऊपर आके कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोमोटर एक्ट एज द इनिशिएशन सिग्नल which act as the function of recognition by the RNA polymerase. It act as the initiation signal which are recognized by the, जो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं भाई, which are recognized by the RNA polymerase. RNA polymerase नाम का जो एंजाइम होगा जो रियल में ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज किसको रिकॉग्नाइज करेगा भाई, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। और एक बार आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के ऊपर बाइंड कर गया तो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन अगर हो गया तो स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। ठीक है, ये थे थर्ड जीन। नेक्स्ट फोर्थ जीन कौन से हुए, रेगुलेटरी जीन्स। फोर्थ जीन कौन से हुए भाई, रेगुलेटरी जीन्स। ये रेगुलेटरी जीन्स क्या करेंगे भाई, ये रेगुलेटरी जीन्स रेगुलेटेड जीन्स कहलाते हैं, और इनको हम आई जीन्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज आई जीन। आई का मतलब क्या होता है, इंड्यूसर। ठीक है, आई जीन्स हम लैकोप्रोन में कहेंगे इनको, और या फिर इनहिबिटर्स और रिप्रेसर। आई का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर ना होके, आई का मतलब है यहाँ पे इनहिबिटर और रिप्रेसर। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, रेगुलेटरी जीन्स ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट बाइंड्स ओवर द ऑपरेटर। देखो बेटा, ऑपरेटर क्या हुए, मैंने बताया था कि ऑपरेटर वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन्स को अलाउ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है, और रेगुलेटरी जीन्स क्या है, जो ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड करेंगे। अगर मान लो रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेशर बना दिया तो ऑपरेटर इनएक्टिवेट हो गया, अगर रेगुलेटरी जीन्स ने रिप्रेशर नहीं बनाया तो ऑपरेटर एक्टिवेट हो गया। अब कहने की बात क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग वो ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं, वो हमें कहते हैं, तब हम जाके कोई काम करते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब हमारे बड़े बुजुर्गों के दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं, ये तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले डिसाइड करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है ऐसा काम करने से तो बुरा हो जाएगा, तो हमारे बुजुर्गों के दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करती है कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा, तो वो उसी तरीके से हमें ऑर्डर देते हैं। भाई सपोज करो कि किसी बच्चे को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजना है दूर, तो बाहर के लोग क्या कहेंगे, बाहर जाने के बाद तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, बहुत गलत होते हैं, पता नहीं गलत संगत में पड़ जाएगी, ये सब चीज़ें। तो उनके दिमाग में तुरंत यही बात आएगी कि सही कह रहा है, और वो उसी तरीके का ऑर्डर हमें देंगे। तो वो जो पड़ोसी हुए हमारे, वो इस रेगुलेटरी जीन की तरह काम करते हैं कि वो अच्छा अगर आइडिया देंगे तो उनके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे और वो वैसा ही हमें ऑर्डर देंगे। अगर उन्होंने रिप्रेसर बनाया तो वो जाके ऑपरेटर को रिप्रेस करेंगे, और ऑपरेटर ही रिप्रेस हो गया तो वैसी बात है, अगर उन्होंने जाने से मना कर दे तो हम बाहर कैसे जा पाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 जीन्स होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, काम करते हैं और हमारे कोऑपरेंट को रेगुलेट करते हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है सारे के सारे जीन रेगुलेशन का, कि जीन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। अब ओप्रोन सिस्टम में हमारे डिफरेंट टाइप के ओप्रोन होते हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड को बनाने के लिए। जैसे कि मान लो लेकोप्रोन, लैक्टोजोप्रोन होता है, एक होता है ट्रिप्टोफेनोप्रोन, एक होता है स्टेडिनोप्रोन, एक होता है टायरोसिनोप्रोन। तो इस तरीके से अलग अलग ओप्रोन है। मैं आपको 2 ही ओप्रोन के बारे में पढ़ाऊंगी, एक तो लेकोप्रोन और एक ट्रिप्टोफेनोप्रोन। ट्रिप्टोफेनोप्रोन भी हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम मेनली लेकोप्रोन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकोप्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर हम लेकोप्रोन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।